हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एग्जाम लक में। यहाँ पर सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपको हमने कल पढ़ाया था क्या, वर्णमाला। तो वर्णमाला आपका चल रहा है। तो वर्णमाला में सबसे पहले आपको वर्ण का सार्थक समूह की बात करते हैं ना, तो वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है, वो भी आपने आपको परिभाषा बता दी थी। और यहाँ भी ये भी हो गया था कि वर्णमाला स्वर और व्यंजन कितने होते हैं इसके बारे में बता दिया था, है ना। इसके वर्ग बता दिए थे, और संयुक्त व्यंजन क्या है, अंतःस्थ व्यंजन क्या है, उस व्यंजन क्या है, ये भी बता दिए थे, है ना। अब उसी के आगे आज हम आपको बताने वाले हैं कि उसके आगे आपको आज हम क्या पढ़ाएंगे। तो हम नेक्स्ट पेज की ओर चल लेते हैं आगे। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। आज आपको हम बताएंगे कि जो हिंदी के स्वरों का वर्गीकरण है वो उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो ध्वनियों का जो स्वर ध्वनियों का जो सामान्य परिचय है वो हम आपको आज जीवा के आधार पर बताएंगे कि जीव के आधार पर इससे कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। तो जीवा के आधार पर हम बात करें, यानी जीव के आधार पर, ठीक है। इसे जीव के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे जीव के आधार पर 3 भागों में बांटा गया दोस्तों, ठीक है। पहला भाग क्या है, अग्रभाग। जीवा के जो आगे से बोले जाते हैं उनको अग्रभाग कहते हैं। बीच वाले को क्या कहते हैं, मध्य भाग। क्या बोलते हैं, मध्य भाग, ये भी जानते हैं। इसके बाद तीसरे पार्ट को क्या कहते हैं, तीसरा पार्ट जो इसका है उसे बोलते हैं पश्च भाग, ठीक है, पश्च भाग। तो ये 3 भागों में इसको बांटा गया है दोस्तों, आप जानते हैं। पहला बांटा गया है अग्रभाग, दूसरा भाग बांटा गया है मध्य भाग, तीसरा पश्च भाग। तो ये तीनों के बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है, डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो हम आपको अग्रभाग की परिभाषा बता देते हैं, इसकी अग्रभाग की। तो अग्रभाग क्या होता है इसको ध्यान से समझ लीजिएगा आप। अग्रभाग किसको कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में 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 क्या होता है, जीभ का अगला भाग, जीभ का अगला भाग, जीभा का अगला भाग, जीभा का अगला भाग क्या हो जाए, ऊपर नीचे हो, है ना। क्या हो, ऊपर नीचे हो, ऊपर नीचे हो। अगर ऊपर नीचे हो तो क्या कहते हैं, यानी ऊपर नीचे उठता है, ऊपर नीचे उठता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे अग्रस्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अग्रस्वर कहा जाता है, अग्रस्वर कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं, आप ये जानते हैं, ठीक है। यानी जिन स्वरों को बोलने में जीभा जो है वो ऊपर नीचे होती है उसे कहते हैं अग्रस्वर। और अग्रस्वर होते कौन से हैं, जैसे कि आप बोल कर देखिए, ई, है ना, ई, ई, ई। और फिर इसके बाद आपका क्या होता है, एक ऋषि भी होता है इसमें, ठीक है, ऋषि को भी शामिल किया गया है। और इसके बाद फिर क्या है, ए और आए, है ना। तो ये जो 5 अक्षर हैं आपके, ये जो 5 अक्षर हैं आपके, ई, ऋषि और ए, अय, तो ये जो पांचों हैं ये कहलाते हैं आपके कौन से स्वर, अग्रभाग के स्वर, यानी इसे हम अग्रस्वर कहते हैं। जीभ के आगे भाग से बोले जाते हैं, इन्हें अग्रस्वर कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये पांचों अक्षर ई, ऋषि, ए, ठीक है। अब हम मध्य भाग की बात कर लेते हैं। मध्य भाग क्या है, चलिए, मध्य भाग, मध्य भाग, मध्य भाग क्या है, हिंदी में आ स्वर, आ जो छोटा आ होता है स्वर, केंद्रीय स्वर होता है। कैसा होता है, केंद्रीय स्वर होता है, और इसके उच्चारण में
इसके उच्चारण में जीभ का जो है वो मध्य भाग यूज होता है, मध्य भाग यूज होता है। क्लियर है? मध्य भाग यूज होता है तो इसे कहते हैं मतलब थोड़ा सा ही ऊपर उठ पाता है, यानी मध्य भाग थोड़ा सा ही ऊपर उठ पाती है जीभ। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर उठती है, ऊपर अगर उठती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो मध्य से बोला गया है। यानी केवल इसका एक ही अक्षर है, आपको जो हमने कहा है आ, ये आ जो स्वर है वो मध्य भाग से बोला जाता है। तो आपने देख लिया कि अग्रभाग क्या होते हैं, जैसे कि ई, ऋषि, अ, और इसके बाद ये मध्य भाग क्या है, अ, है ना। अब तीसरा जो पार्ट है उसको देख लीजिए। अगर हम तीसरे पार्ट की बात करें तो हमारा तीसरा इसका जो भाग है उसे बोलते हैं पश्च भाग। क्या बोलते हैं? पश्च भाग। अब पश्च भाग क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में आप कॉपी में नोट कर लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का यानी जीभा का पिछला हिस्सा यूज होता है। कौन सा हिस्सा? पिछला हिस्सा यूज होता है। पिछला हिस्सा यूज होता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। बस इसके एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल क्या है? तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल जैसे कि आ, बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये सारे अक्षर यूज होते हैं। आ, ऊ, ओ, औ, और इनकी भी संख्या कितनी है? 5 है। समझे नहीं समझे? और अगर इसमें एक आगत स्वर ले ले हम, जिसको हम बोलते हैं अ, आगत स्वर, इसको ले ले, इसमें जो ऐसे यूज होता है तो इनकी संख्या 6 हो जाती है। यदि आगत स्वर का यूज कर लेते हैं तो इनकी संख्या 6 हो जाती है। बट लेकिन जो पिछले भाग से बोले जाते हैं वो आ, ऊ, ओ, औ होता है। ये पिछले भाग से बोले जाते हैं, याद लगाइएगा, क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ये ऑप्शन आएंगे जरूर। तो आपने समझ लीजिए कि जो अगले पार्ट में हम चल लेते हैं, अगले स्लाइड में, कि आपको हमने बताया कि जो अग्र भाग से बोले जाते हैं उसमें कौन कौन आते हैं? ई, ऋषि, ए और अय, ये अक्षर आते हैं अग्र भाग से। समझे आप? अब मध्य भाग में केवल आ आता है। ठीक है, और इसके बाद बात करें कि पश्चिम भाग से क्या आता है, तो पश्चिम भाग में आता है आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और इसके बाद ओ और औ, ये आते हैं आपके पश्चिम भाग से। और यदि हम एक आग को मिला ले, आगत स्वर को, ये वाला, तो ये इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। और अग्रभाग की संख्या कितनी है? 5 है। और मध्य की कितनी है? 1 है। तो ये भी समझ लीजिए, आप संख्या भी नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि आगत ध्वनियां क्या होती है, तो आगत ध्वनियों के बारे में जान लीजिए। आगत ध्वनियां किसे कहते हैं? तो आगत ध्वनियां कहते हैं, जैसे कि आपका आ गया अ, अभी हमने बताया कि जो अ, ये आगत ध्वनि है। अंग्रेजी भाषा के जो शब्द देवनागरी लिपि में प्रयोग होते हैं, समझ गए? जो आगत स्वर होता है उसको जान लिया। अंग्रेजी भाषा के जो शब्द देवनागरी लिपि में प्रयोग होते हैं उनमें इस ध्वनि का प्रयोग बहुतायत होता है, यानी होता। ठीक है, तो ये जो इस ध्वनि का जो पश्च स्वर होता है, यानी पश्च स्वर के जो अंतर्गत आता है उसे हम पश्च स्वर के अंतर्गत रखते हैं। अभी आपने पढ़ लिया है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ये भी जान लिए। होती तो 13 है, लेकिन 2 को आयोग वाह के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, कल हमने इस पर डिस्कस किया था। और तीसरे पार्ट की बात करें, सॉरी, अगर तीसरे पार्ट की बात करें तो देवनागरी लिपि व संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है। देवनागरी लिपि या संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है। जैसे इसमें ले क्या लिया जाता है? एक आपका पता है कि ऋषि को शामिल कर लिया जाता है और एक लरी को शामिल कर लिया जाता है। लरी मतलब ला और नीचे छोटा रा होता है जिसको लरी बोलते हैं। यानी ये 2 शामिल कर लिए जाते हैं तो 13 हो जाती। समझे? आगे कह रहा है कि
अगर हम आगे बात करें कि हिंदी में जो शुद्ध स्वरों की संख्या होती है वो केवल 10 होती है। शुद्ध स्वरों की संख्या अगर पूछे तो आप 10 बताएंगे। केवल शुद्ध स्वर अगर आपको वो पूछता है प्रश्न में तो आप 10 बताएंगे, 11 भी नहीं बताएंगे, समझे आप। और अगर ऋषि का उच्चारण पूछा जाए आपसे कि ऋषि का उच्चारण कहाँ से होता है, तो आप बताइए ऋषि का उच्चारण कहाँ से होता है। तो ऋषि की बात करें तो ये आधा रा और ई से मिलकर बनता है, ठीक है, जिसको हम री बोलते हैं, री, छोटी री, ठीक है। होने, अब ये वर्तमान में ऐसे यूज होता है, लेकिन ये पहले जो है ऐसे ही यूज होता था। और इसका उच्चारण करते समय जीभा का जो है मूर्धा वो स्पर्श करती है, मूर्धा भाग यूज होता है। यह हिंदी में शुद्ध स्वर नहीं है, इसलिए हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या केवल 10 मानी गई है। इसको हम शुद्ध स्वर के नाम से नहीं जानते हैं, समझिए कि नहीं समझे। क्योंकि ये दो से मिलकर बना हुआ है, आधे रा और ई से मिलकर बना हुआ, कभी भी इसे हम शुद्ध स्वर नहीं कहेंगे। अब आगे की बात कर ले, तो आगे की बात कर लेते हैं कि भैया अभी तो आपने पढ़ लिया कि जीभ के आधार पर कैसे होते हैं, आप ये भी जान गए कि भैया जो अग्रभाग से होते हैं ई ऋषि ए अ होता है, 5 होते हैं। मध्य भाग की बात करें तो केवल आ होता है। पश्चिम भाग की बात करें तो ऊ ओ आओ आगत स्वर यानी 6 हो जाते हैं। यानी इनकी संख्या कितनी है, 5 है, और इनकी संख्या 1 है, इनकी संख्या भी 5 है, 1 को जोड़ दिया गया तो 6 हो जाती है। अगर अब बात करें कि मुख आकृति के आधार पर भी इन्हें बांटा गया है, और ये भी बात है कि जो ई है आपका, ध्यान रखना, मुख आकृति के आधार पर जो आपका ई आता है और बड़ी ई आता है और जो ऋषि आता है, ये तीनों को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, संवृत स्वर के अंतर्गत रखते हैं। संवृत स्वर के अंतर्गत रखते हैं। इसे भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्या कहते हैं, संवृत स्वर कहते हैं। इसके बाद अब आगे बात करें तो आगे हमारे पास आता है केवल अय, मतलब अय नहीं, ए ले लेते, पहले ए को, ए के बारे में बता देते हैं। तो जो ए होता है इसे बोलते हैं अर्ध संवृत स्वर। क्या बोलते हैं, अर्ध संवृत स्वर, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, ठीक है, इसे ये बोलते हैं। और जो अय होता है, अय की बात करें तो ये होता है अर्ध विवृत स्वर। क्या होता है, अर्ध विवृत स्वर, इसको बोलते हैं। क्लियर। आप एक एक प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस की दृष्टि से, ठीक है, और हाई कोर्ट का जो एग्जाम होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और अगर हम विवृत स्वर की बात करें तो विवृत स्वर क्या होता है, विवृत स्वर जो है वो इसके अंतर्गत आता है, जिसको हम आ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आ, इसे विवृत स्वर भी कहते हैं, जो पश्चिम भाग से बोला जाता है, ठीक है। तो आपने ये भी जान लिया कि संवृत क्या होता है, अर्ध संवृत क्या होता है, अर्ध विवृत स्वर क्या होता है, विवृत स्वर क्या होता है ना। अब आपने जीवा के आधार पर जान लिया और मुखाग्रत के आधार पर जान लिया। अब मुख के खुलने के आधार पर भी स्वरों को कई प्रकार से बांटा गया है, ये भी आप जानते होंगे, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर आप इसके जो है जो भी इसके क्वेश्चन बनते हैं टोटल कैसे, उसको हम ऐसे ही करवा देंगे। और इसके बाद हम आपको इसके क्वेश्चन करवाएंगे, है ना, क्या होते हैं, कैसे आपको समझाएंगे तरीके से, ठीक है। तो आप घबराइएगा नहीं, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे अगर हम मुख खुलने के आधार पर बात करते हैं कि मुख खुलने के आधार पर क्या होता है, तो मुख खुलने के आधार पर आपका पहला होता है जिसको हम बोलते हैं संवृत स्वर। ये मुख खोलने के आधार पर होता है, संवृत स्वर पहला हो गया। दूसरा जो प्रकार होगा उसको हम विवृत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, विवृत स्वर, ये हमारा विवृत स्वर होता है, ठीक है। दोनों की परिभाषा लिख लीजिएगा आप। पहली परिभाषा आएगी संवृत स्वर की, तो आप हेडिंग डालिएगा संवृत स्वर, संवृत स्वर हेडिंग डाल लीजिए और इसके नीचे लिखना स्टार्ट करिए, हम बोल रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये जिन स्वरों के उच्चारण में, 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 जिन स्वरों के उच्चारण में मुख मुख सबसे कम खुलता है, सबसे कम खुलता है, सबसे कम खुलता है,
उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संवृत स्वर। समझ गए? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है उनको संवृत स्वर कहा जाता है। ये भी जान गए आप। और ये भी बता दें आपको, तो वो होते कौन कौन से? एक ई होता है, एक बड़ी ई होता है, एक ऊ होता है, एक बड़ा ऊ होता है, एक ऋषि होता है। ई ऊ और ऋषि, इनको बोलने के लिए आपको मुख ज्यादा खोलने की आवश्यकता नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं संवृत स्वर। समझ गए? विव्रत स्वर क्या होता है? विव्रत स्वर की हम अगर बात करें तो विव्रत स्वर वो होता है जिन स्वर के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है। जैसे केवल बोला जाता है क्या, आ अगर तेजी से आप बोलेंगे तो पूरा मुख खुल जाएगा, तो इसको बोलते हैं विव्रत स्वर। क्या बोलते हैं? विव्रत स्वर। समझ गए? विव्रत स्वर। क्लियर? अब इसी को अगर हम बात करें तो अर्ध संवृत क्या परिभाषा क्या होती है? तो अर्ध संवृत की परिभाषा मतलब ये इसमें लगभग जो है कुछ ही अधिक खुलता है, ज्यादा नहीं खुलता। मुख का समझ लो आधा भाग खुलता है। और अर्ध संवृत जो होता है उसके अंतर्गत ए और इसके अंतर्गत ओ आता है। ए और ओ ये दो आते हैं अर्ध संवृत के अंतर्गत। अगर हम अर्ध विवृत की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? हेड डाल लीजिए, अर्ध विवृत स्वर। इनके अंतर्गत आएंगे अ, ए, औ, और इसके बाद ये जो आगत होता है, ये जो चार हैं आपके, ये आपके आते हैं कौन से? अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, समझे आप? और इसके बाद आपसे ओठ के आधार पर पूछा जाएगा कि मुख आकृति के आधार पर, होंठों के आधार पर क्या होता है। अगर मतलब आपका जैसे होंठ गोलाकार हो रहे हैं, यदि होंठ नहीं खुल रहे हैं तो उसके आधार पर इसे बांटा गया है ना, तो उसकी भी बात कर लेंगे। फिर उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 भेद होते हैं, उनकी भी बात कर लेंगे। जैसे कंठ स्वर होता है, तालव्य स्वर होता है, मूर्धन्य होता है, ओष्ठ होता है, कंठ तालव्य होता है, कंष्ठोष्ठ होता है। तो ये सभी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि ओस जो आपका अभी तक अपने पढ़ लिया कि मुख खुलने के आधार पर क्या था, ओष्ठों के आधार पर पढ़िएगा कि जो है वृत्तमुखी क्या होते हैं, वृत्ताकार। तो वृत्ताकार की बात कर लेते हैं, वृत्तमुखी की बात कर लेते हैं। तो वृत्तमुखी तो आप जानते ही होंगे कि वृत्तमुखी क्या होते हैं, है ना। तो अगर हम वृत्तमुखी की बात करें तो वृत्तमुखी का मतलब होता है वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ जो मतलब आपके ओंठ होते हैं ना, वो होंठ जो है आपके गोल हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं वृत्तमुखी। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि वृत्तमुखी क्या है, वृत्तमुखी, अगर वृत्तमुखी के बारे में पूछा जाता है तो आप लोग ऊ बताओगे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, है ना। ऊ ओ औ ये होते हैं आपके वृत्तमुखी, जो कि जिनकी संख्या कितनी है? 4। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करें, अगले की बात करें हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि अगर आपसे आवृत्तमुखी पूछा जाए, क्या आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी, अगर आपसे आवृत्तमुखी की बात करें तो आवृत्तमुखी मतलब जिसमें होंठ गोल नहीं होते हैं, जैसे कि अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, है ना, और ए, इसके बाद अय, ये जो जितने भी अक्षर होते हैं 6 अक्षर, ये आपके आवृत्तमुखी होते हैं, इनमें होंठ गोल नहीं होते। समझे? और ऋषि जो है वो अर्धवृत्ताकार स्वर होता है, याद रखना। ऋषि, अगर हम ऋषि की बात करें, ऋषि जो है वो अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार स्वर। ठीक है, आधा। उच्चारण के आधार पर स्वर के 6 भेद होते हैं। कंठ, है ना, उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। समझ गए ना, कौन कौन से? अगर हम पहले की बात कर ले तो पहला आपका होता है, आपका पहला होता है कंठ, जिसे कंठ बोला जाता है। कंठ स्वर की बात करें तो कंठ स्वर कौन सा होता है पहला प्रकार में? तो इसमें होता है आ और बड़ा आ, ये आते कंठ में। ठीक है, अगर कंठ के बाद आपसे पूछा जाता है कि कौन आता है, तो तालव्य, क्या आता है? तालव्य। और तालव्य स्वर कौन सा होता है? ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई। इसके बाद तालव्य के बाद कौन सा आएगा? इसके बाद आता है मूर्धन्य। क्या आता है? मूर्धन्य। मूर्धन्य की बात कर लेते हैं तो मूर्धन्य स्वर जो होता है
वो मूर्धन्य स्वर आपका होता है कौन सा? ऋषि। ऋषि जो मूर्धन्य स्वर होता है। अगर हम बात करें आगे, मूर्धन के बाद ओष्ठ आता है। ओष्ठ यानी ओष्ठ क्या होता है आप समझिएगा। ओष्ठ क्या होता है? ओष्ठ स्वर आपका होता है जैसे कि ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये ओष्ठ होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ओष्ठ के बाद कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। अगर कंठ तालव्य पूछा जाता है तो कंठ तालव्य का होता है आपका ए और ऐ। ए और ऐ कंठ तालव्य होता है। अगर आपसे कंठोष्ठ पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? कंठोष्ठ। यानी पूछा जाए आपसे कंठोष्ठ क्या है? कंठोष्ठ। ठीक है, कंठोष्ठ पूछा जाता है तो उसको आप बताएंगे होता है ओ और आओ। ओ और आओ। क्लियर है? ये आपका कंठोष्ठ होता है, तो आप इसको समझ लिए होंगे। अब कुछ अयोग्य ध्वनियां होती हैं। अयोग्यवाह जानते हो ना आप? जो अयोग्यवाह होते हैं उसको हम अंग और आहा इसके अंतर्गत रखे हैं, इसको हम बोलते हैं अयोग्यवाह। क्या बोलते हैं? अयोग्यवाह। क्लियर है? अब आगे हम बात कर लेते हैं। तो आगे जो है आपसे अयोग्यवाह के अनुनासिक पूछ लेगा, विसर्ग पूछ लेगा, है ना, नासिका पूछ लेगा, और सघोष पूछ लेगा, अल्प प्राण पूछ लेगा, महाप्राण पूछ लेगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो इसके बारे में हम जो है आज नहीं चर्चा कर पाएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखेंगे नहीं। तो मैं आपसे उद्देश्य रखता हूँ कि मात्र 20 मिनट का वीडियो होगा, और 20-20 मिनट की वीडियो में मैं 3 या 4 वीडियो में आपका वर्णमाला ख़त्म कर दूंगा। 3-4 नहीं तो 5 वीडियो में तो ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, जो कि बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, बढ़िया से हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, है ना। ये ज़्यादा सही रहेगा, तो ज़्यादा लंबा वीडियो भी ना हो और आप लोग देख भी ले। तो ठीक है, चलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।